चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो राइट है, जो हमें संविधान ने दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, वो क्या है? राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1। ठीक है, इसके फ्रीडम के राइट्स के तहत क्या है, 6 फ्रीडम्स हमें दी गई हैं। ठीक है, फ्रीडम का एक राइट है, राइट टू फ्रीडम है। और फ्रीडम में 6 प्रकार की फ्रीडम आती हैं। तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति क्या होता है? हमें अपनी बात कहने की, जो हमारे मन में है वो कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को गाली निकालो, तो उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट कोई भी फंडामेंटल राइट क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है कि आप जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ तो कुछ क्या है, परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी फंडामेंटल राइट बेटा क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है। तो हर एक राइट के साथ क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। याद रखना क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कोई भी हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब हम जैसे मर्जी करे जाएं, ऐसा नहीं है। जो हमारे दिल में आ रहा है हम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ क्या है, वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस संविधान ने लगा रखी हैं, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा रखी हैं। ठीक है, कोई भी हमारा जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रीडम में क्या आया? 6 प्रकार की फ्रीडम है। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें जो कहना है हम कह सकते हैं अपनी बात। ठीक है, दूसरा फ्रीडम ऑफ असेंबली, जैसे आपने देखा होगा पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं लोग। फार्मर्स का आपको याद होगा 2020-21 में, ठीक है, जो फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ, आपको याद होगा हजारों लाखों किसान इकट्ठा हुए। तो क्या वो इलीगल था? अगर इलीगल होता तो कोर्ट ही बोल देता। तो लीगल है क्योंकि संविधान ने अधिकार दे रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है हर एक व्यक्ति को। ठीक है, वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो ये प्रोटेस्ट होती हैं, ठीक है, जगह जगह प्रोटेस्ट चलती है पूरे देश में। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का सेटअप है। ये तो कोई प्रोटेस्ट करे, सरकार उसको मारे, डंडे मारे, कुछ करे, ये थोड़ी ना है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के खिलाफ रिट पिटिशन लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में, अगर सरकार किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट करती है तो। ठीक है, तो लोगों को बैठने दिया गया, तभी तो थे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जो फार्मर्स थे वहाँ बैठ गए। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हो गया राइट। फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात की हमने। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जैसे आपने देखा होगा बड़ी सारी एसोसिएशंस होती हैं, फार्मर्स की एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, तो ये सब अलाउड है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं देश भर में। बट कुछ एक एरियाज होते हैं, जैसे खास करके ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, आदिवासी एरिया, यानी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होती है कि आप नहीं जा सकते ऐसा कुछ। ठीक है, फ्रीडम टू रिजाइड एंड टू सेटल, कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। और इसमें भी मैंने समझाया कि आप क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शन, जो फ्रीडम है, सॉरी, वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मुझे जम्मू में कुछ ज़मीन खरीदनी है, हिमाचल में खरीदनी, नहीं खरीद सकते, तुम्हारा रोक है। ठीक है, कैसे? नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो मुझे कोई भी बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन कुछ भी करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या आया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, जो मन में है, ठीक है, जो हम सोचते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो सर्वे होते हैं, जिसको जो बोलना है बोलता है। कोई रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलता है, कोई रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलता है। तो सबको अभिव्यक्ति की यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब जैसे कि राइट, आपने प्रेस का फ्रीडम देखा होगा, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो भी लगता है अपनी ओपिनियन देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको राइट है। ठीक है, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, उसने राइट दे रखा है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मैंने बात किया, जैसे हम पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो हमें अलाउड है। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी, फार्मर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, रिक्शा यूनियन एसोसिएशंस, ठीक है, ट्रक यूनियन एसोसिएशंस वगैरह। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या आया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो हमें घूमने फिरने का राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिजाइड एंड टू सेटल, हम देश में कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ठीक है, राइट है हमारे पास। ठीक है, फिर कोई भी हम व्यापार, व्यवसाय कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आप देखो जो मैंने समझाया कि कोई भी जो फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी इन 6 में से कोई भी जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जैसे मर्जी, ठीक है, बोलो, जैसे मर्जी घूमो, ठीक है, जो मर्जी करो। उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब लगाई जा सकती हैं?
यहाँ पे देश की सिक्योरिटी का मसला आता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट समझ गए ना, ये स्टेट आर्टिकल 12 वाला है। स्टेट खाली राज्य नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट खाली राज्य नहीं है, पूरा है यहाँ पे, पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज, या कोई भी ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए हम कोई परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इन राइट्स पे। ठीक है, जैसे हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। मान लो कुछ लोग हैं कि हाँ भी, जैसे अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हैं, तो उनके बारे में गलत गलत पोस्ट डाल रहे हैं, गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं, तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारे उनके साथ संबंध है, रिलेशन है, वो अच्छे बने रहें। पब्लिक ऑर्डर हो गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है, किसी जाति के बारे में बोल रहा है, इससे पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, डिसेंसी एंड मॉरलिटी हो गया। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिसेंसी एंड मॉरलिटी में क्या आएगा कि कुछ चीज़ें नैतिक हैं, कुछ अनैतिक हैं। आप कुछ भी कहीं भी घूम रहे हो, किसी घर में घुस रहे हो, कैसे है, ठीक है, तो वो सब है कि कुछ कुछ ही बोलते हो जैसे, तो कुछ चीज़ें जो डिसेंट होती हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंसी एंड मोरलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये होता है कि जहाँ पे कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है, कोर्ट का किसी मुद्दों पे कुछ कहना है, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे रखे हैं। अब कोर्ट को ये लगता है कि हाँ भी अगर, ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कोर्ट की कंटेम्प्ट हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट में, मर्डर के केसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, रेप केसेस चल रहे होते हैं, तो कोर्ट ये इस बात को कहता है कि हाँ भाई जो मीडिया है वो इस चीज़ को ना दिखाए। जब तक ये मैटर जो है ठीक है, सबजुडिस है, जब तक मैटर क्या है, सबजुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, तब तक मीडिया पे कई बार रोक लगा दी जाती है कि वो नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो वो क्या है, उसको अगर दिखाए तो क्या मान ली जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है डेफेमेशन। जैसे हमारा ठीक है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे पास क्या बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इसका मतलब ये तो नहीं हम किसी को गालियाँ निकालें, किसी के बारे में गलत बोले। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट है बोलने का, कुछ भी हम अपनी बात कह सकते हैं, तो राइट का हमें मिसयूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर किया तो हमारे खिलाफ क्या हो सकता है, डेफेमेशन का केस हो सकता है। डेफेमेशन क्या है, मानहानि। हम किसी के मान की हानि करते हैं, डिग्निटी के बारे में, डिग्निटी उसकी जो है लोअर करते हैं। ठीक है, गालियाँ निकालते हैं, गलत बोलते हैं, ठीक है, झूठे आरोप लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सामने वाली पार्टी डेफेमेशन का केस कर सकती है। और डेफेमेशन में याद रखना, इसमें सिविल केस तो होता ही है कॉम्पनसेशन का, साथ में क्रिमिनल केस भी हो सकता है कि जिसने डिफेम किया है तो उसको भी जेल भी, ठीक है, पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज ने कि कुछ भी गलत बोलती है, हिंदू मुस्लिम करती है, कुछ भी, जैसे मान लो, ठीक है, तो यानी उसको छोड़िए, कोई भी व्यक्ति है जहाँ पे लगता है कि ये क्या है, अपराध को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ बातें कह रहा है कि हाँ भाई, इससे क्या है कि जो अपराध है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको रोकने के लिए क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देश की जो कहते हैं प्रभुसत्ता एंड एकाग्रता, प्रभुसत्ता क्या होती है, मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं सोवर्निटी। ठीक है, सोवर्निटी क्या है, जैसे बताया था कि देश जो है हमारा वो क्या है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री है। तो किसी कंट्री के पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं, ठीक है, हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें क्या करे, इंटरफेयर करे। तो किसी के पास ये पावर नहीं है कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो हमारे देश के बेटा क्या है, इंटरनल अफेयर्स है, उसमें इंटरफेयर करे। ठीक है, तो वही है कि जो सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए, देश की जो सोवर्निटी है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है, उसको मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब क्या है कि देश के लोग आराम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो देश में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश करेगा, गलत बोल के, ठीक है, किसी धर्म के बारे में बोल के, उससे जो देश की इंटेग्रिटी है, ठीक है, जैसे दंगे होते हैं देश में कई बार, तो दंगे से क्या है कि हमारे जो देश की एक जो इमेज है वो खराब होती है। जो इंटेग्रिटी है देश में, जो मतलब लोगों में भाईचारा जो है, फ्रेटर्निटी बनी रहती है, वो से बिगड़ती है। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा आपने कि ये जो केसेस हैं, कल को आप उससे पूछ सकते हैं, बताइए जी कौन सी फ्रीडम है, तो आपने सारा लिख देना है कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम है, भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ये फ्रीडम है हमें। कोई भी हम क्या है कि प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशन है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब फ्रीडम दे रखी हैं। ठीक है, और फिर
पूछेंगे कि यहाँ भी बताइए जी कोई क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो आपने लिख देना है कि यहाँ भी डिसेंसी मॉडलिटी है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो भाई ये केसेस हैं जहाँ पे क्या है कि लगता है कि इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, यस, ये सारे केसेस क्या हैं कि ये आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए कि कौन कौन से फ्रीडम है। ठीक है, व्हाट आर द फ्रीडम ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संविधान ने क्या क्या, ठीक है, फ्रीडम दे रखी हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ ही है, वेदर दीज फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हमें संविधान ने क्या क्या फ्रीडम ग्रांट कर रखी हैं, और दूसरा क्या है कि ये जो फ्रीडम्स हैं क्या ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो हमने बताना है कि हाँ भाई ये जो 6 फ्रीडम्स हैं हमारी, उसके अलावा ये जो फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सरकार के पास पावर है, ठीक है, कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ा कि कौन कौन से केसेस में क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जैसे डिसेंसी मोरलिटी हो गया, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेशन मेंटेन करने हैं उसके लिए, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे कुछ एक केसेज हैं जिसको क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस चैप्टर को एक तो दो बातें हैं, देखो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तो पहला तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे समझिए। अभी आप पूरा एकदम से रट्टा लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, अभी तो आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, फिर आपने किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। स्टार्टिंग में अभी बेटा आप किस पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग पे, समझो। अभी आप समझो, जब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, फिर आप किस पे फोकस करो, लर्निंग पे। फिर लर्निंग कैसे है, पढ़ पढ़ के देखो, लिख लिख के देखो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अब कुछ केस स्टडीज है यहाँ पे। कहते हैं प्रभु दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू नो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देश की सरकार की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है, ये जानने का अधिकार भी क्या है हमारा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, जो एक प्रेस की फ्रीडम है, ठीक है, कि सरकार की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, तो सरकार को क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कोई प्रेस वाले, या हम नहीं पूछ सकते, पूछ सकते। राइट है, अभी हमने गवर्नमेंट को चुना है। ठीक है, तो अब जो प्रेस है वो कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो देश के जो प्रजातंत्र होता है, डेमोक्रेसी है, उसका बेटा क्या होता है, फोर्थ पिलर। ठीक है, तो फोर्थ पिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा कुछ जो न्यूज़ है, ठीक, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, उसको जनता तक पहुंचाए। ठीक है, तो आप पूछोगे सर ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तो क्या है, प्रेस है, तो बाकी के 3 पिलर्स क्या हैं। देखो देश के 3 पिलर्स क्या हैं, ठीक है, थ्री थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो है ही है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है हमारे देश की, प्रजातंत्र है, इसके जो 3 पिलर्स है बेटा वो क्या है, पहला लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले। ठीक है, ये कौन है, पार्लियामेंट हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह। ठीक है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर हो गया। दूसरा कानून को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स यानी कि, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो गया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और थर्ड क्या हो गया, ठीक है, जुडिशरी। यहाँ पे कुछ भी लगता है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, संविधान के अगेंस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जुडिशरी क्या है, सामने आती है फिर। ठीक है, तो चौथा जो पिलर जो माना गया है, ठीक है, ये 3 तो चलो हैं ही एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको माना गया बेटा, फ्री प्रेस, जैसे जो हमारे देश में है नहीं। ठीक है, जो प्रेस है, ठीक है, यानी जर्नलिज्म, ठीक है वो, ठीक है, जो हमारे देश में क्या है, आप रैंक, मैं नहीं बोल रहा, रैंकिंग देख लो वर्ल्ड में, जो हमारे इंडिया की जो मीडिया है उसकी आप रैंकिंग देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो मीडिया है कितना फ्री है, यानी कि बायस्ड है एक तरह का। कुछ एक 2-3 मीडिया चैनल होंगे 100 में से जो अनबायस्ड होकर दिखाते हैं, नहीं तो अदरवाइज बायस्ड ही हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप देखोगे चैनल, आपको पता लग जाएगा कि कैसे वो बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो राइट टू नो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन
अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये क्लियर है हमें। नेक्स्ट है इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पीपल हैव द राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट बिफोर वोटिंग। बिल्कुल हमें जानने का अधिकार है इसको हम वोट कर रहे हैं। दस द लॉ प्रिवेंटिंग द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम आस्किंग फॉर ए कैंडिडेट्स वेल्थ एसेट्स लिबिलिटीज एजुकेशन एंड अदर सच इन्फॉर्मेशन इज इनवैलिड। देखो ऐसे ही होता है कि हम किसको वोट डालने वाले हैं हमें उस बंदे के बारे में तो पता है लगे। मान लो कोई बीजेपी या कांग्रेस वाले किसी एक व्यक्ति को अपने ठीक है बनाते हैं कैंडिडेट, भी हमारे बिहाफ पे ये लेगा कांग्रेस की पार्टी का जो नॉमिनी है कैंडिडेट है ये बंदा है, ठीक है। अब हमें इलेक्शन में वोट डालनी है। अब हमें यही ना पता हो कि जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं वो बंदा कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी वेल्थ क्या है, क्या लिबिलिटीज है उसकी, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस है, तो ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो वो चीज़ है, ये केस लगा कि हाँ भाई नहीं जी आप ठीक है आप किसी कैंडिडेट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने ये बोला कि हाँ भी ये तो उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। या तो आप फिर पब्लिक अफेयर पब्लिक में जाइए मत, या तो आप इलेक्शन मत कंटेस्ट कीजिए। व्हेन यू आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द पर्सन हु इज वोटिंग यू, ठीक है, हु इज वोटिंग फॉर यू, देन ही हैज ए राइट टू नो अबाउट यू। उसके पास राइट है कि आपके बारे में जान सके वो, ठीक है। नेक्स्ट इन टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कमर्शियल स्पीच एडवर्टीजमेंट इज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज पर द आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, जो कमर्शियल स्पीच होती है यानी क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हो, ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में कोई एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, आपका राइट है, ठीक है। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल, यहाँ पे फ्लाइंग नेशनल फ्लैग इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोई बंदा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो फ्लैग है उसको लहराना चाहता है, ठीक है, उसका ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट नॉट टू स्पीक। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, बड़ा अच्छा केस स्टडी है। कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नेशनल एंथम है, ठीक है, तो दो लोग हैं मान लो, अब नेशनल एंथम चल रहा है वो नहीं खड़े हुए, ठीक है, तो ये कहा गया नहीं जी तुमने तो वायलेशन की है कुछ है, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ जेल होगी, तुम्हें सजा होगी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा धर्म है, ठीक है, हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है, तो हमें तो केवल वो गॉड जो है भगवान है उसकी हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं करते। ग्लोरिफिकेशन मतलब जिसकी जो कि ना मान सम्मान में हम खड़े होते हैं, और किसी के मान सम्मान में हम खड़े नहीं होते। हमारा जो धर्म है यही सिखाता है कि हमें हम जो भगवान है, ठीक है, गॉड है हमारा, उसकी जो ग्लोरिफिकेशन है उसके लिए खड़े होंगे। तो नेशनल एंथम में वो नहीं खड़े हुए, तो कहते कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया, ठीक है। और ये है कि हाँ आप उस नेशनल एंथम को, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट मत करो। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, अनादर करोगे, फिर तो कार्रवाई होगी, ठीक है ना। इन बिजॉय एमिनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फ्रीडम नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम, फ्रीडम नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम बट नॉट टू डिसरिस्पेक्टेड। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अपोस्टल्स क्रीड क्रिश्चियंस डिड नॉट सिंग द नेशनल एंथम एज दिस रिलीजन प्रोहिबिट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनीथिंग एल्स अदर देन गॉड। उनका धर्म जो था उनको बस केवल ये सिखाता था कि आपने ग्लोरिफिकेशन करना है केवल गॉड का, परमात्मा का, उसके अलावा कुछ नहीं करता, ठीक है। तो वो लोग नहीं खड़े हुए नेशनल एंथम जब हो रहा था उसमें, ठीक है, उसके सम्मान में। तो कहते हैं कोई इसने ऐसा नहीं है कि कोई वायलेशन कर दी है, ये उनका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा आएगा आपको ये समझ के, ठीक है। अब कहते हैं कि देखो जो अपराधी होता है ना उसको कहते हैं तीन प्रकार की, कहते हैं कि उन्होंने, ठीक है, संविधान ने क्या दे रखी है, एक उनको फ्रीडम दे रखी है। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतनी ही सजा दे सकते हैं, वही सजा दे सकते हैं जो सजा उस टाइम पे थी, उस टाइम पे जो लॉ था उसके तहत वो सजा थी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 5 जनवरी 5 जनवरी 2021 को कोई अपराध किया, ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। और मान लीजिए 10 जून 2025 को आके वो लॉ चेंज हो गया, ठीक है, लॉ चेंज हो गया। यहाँ पे इस ऑफेंस की जो सज़ा थी वो थी 6 महीने, और सेम ऑफेंस की वो सज़ा बढ़ा के कितनी कर दी गई यहाँ पे आगे, 5 साल या 10 साल मान लीजिए कर दी गई। सेम ऑफेंस की वो जो पनिशमेंट है वो कितनी कर दी गई, 10 ईयर्स, जहाँ पहले कितनी थी बेटा 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स को बढ़ा के कितना कर देगा, 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा कि यहाँ पे जिस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है तो सज़ा कितनी मिलेगी, ठीक है।
6 महीने की या 10 साल की। तो ये देखना है बस हमें केवल कि ऑफेंस की टाइमिंग क्या है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का मतलब ही यही है कि जिस समय ऑफेंस कमिट किया गया है उस समय जो लॉ है उसके तहत जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वही दी जाए। ठीक है, उस लॉ के बदलने के बाद यानी पोस्ट फैक्टो, ठीक है, बाद में कुछ भी ऐसा लॉ आता है जो सज़ा को बदल देता है तो वो नहीं देखना हमने। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोस्ट फैक्टो लॉस। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, जब उसने वो किया, जिस समय वो ऑफेंस कमिट किया था उस समय जो लॉ था। ठीक है, चार्ज एज एन ऑफेंस नोर बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच, ध्यान समझिए, नॉर बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी, ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगानी जो क्या है, ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बिन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी कि जो सजा थी, जो पेनल्टी थी अपराध करने के टाइम पे, उससे ज़्यादा पेनल्टी उसको नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, कल को कानून बदल गया, पेनल्टी बढ़ा दी गई, इम्प्रिजनमेंट की जो टेन्योर है वो बढ़ा दी गई। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आप पेनल्टी बढ़ा दोगे या इम्प्रिजनमेंट की टेन्योर बढ़ा दोगे, यू कांट डू लाइक दैट। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। इसका मतलब बेटा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कि आप जिस समय कोई अपराध करते हैं, ऑफेंस कमिट करते हैं, उस समय जो प्रावधान है, उस समय जो कानून का प्रावधान है, प्रोविज़न है, केवल उसी के तहत सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, उससे बाद में कल को वो ऑफेंस की जो सज़ा वगैरह है वो बढ़ जाती है, तो आप बढ़ी हुई सज़ा को नहीं आप इम्पोज कर सकते। तो आप समझ आ गया। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सेकेंड, डबल जेपडी, ये बहुत अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। डबल जेपडी बड़ा अच्छा पॉइंट है। कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दे सकते हैं, 2 बार नहीं दे सकते। आप किसी को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, अब वो ऑफेंस 2 लॉ में आ रहा है, लॉ 1 लॉ 2। ठीक है, तो यहाँ पे सजा 1 साल की है, यहाँ सजा 2 साल की है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1+2 3 साल की सजा दे दो। आप मैक्सिमम जो सजा दे सकते हैं ये वाली दे सकते हैं, 2 साल। ठीक है, तो यानी एक ही ऑफेंस के लिए आप 2 बार सजा कैसे दे सकते हो। ठीक है, 2 बार सजा कैसे दे सकते हो। मान लीजिए एक बंदा जो था, ठीक है, उसको सजा हुई 7 साल की। ठीक है, उसने 4 साल की सजा काट ली। ठीक है, और बीच में बेल मिल गई, अभी एविडेंस नहीं मिले, कुछ ऐसा था। ठीक है, एविडेंस मिले नहीं, बाद में चलो केस दोबारा शुरू हुआ। ठीक है, दोबारा केस शुरू हुआ और एविडेंस मिल गए। अब सज़ा डिसाइड हुई 7 साल की, 7 ईयर्स की सज़ा। तो क्या 7 साल की सज़ा दोबारा दी जाएगी? नहीं, 4 साल की सज़ा तो वो इंसान काट के आ चुका है, 4 साल की सज़ा तो इंसान काट के आ चुका है। तो बची हुई जो टर्नओवर है 3 साल, तो वही टोटल मिला के 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो डबल जेपटी का मतलब ही ये होता है कि सेम एक पर्सन जो है, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए आप एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, एक व्यक्ति के खिलाफ कोई ट्रायल चला, मुकदमा चला, बट उसको कुछ सज़ा नहीं हुई। ठीक है, बाद में सबूत हो मिल गए, बाद में सबूत मिल गए। ठीक है, तो क्या इसको ट्रायल को दोबारा नहीं चलाया जा सकता? चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब सज़ा 2 बार नहीं देनी है बस। ये नहीं है कि यहाँ भी एक बंदा का ट्रायल चला, उसको सज़ा कोई नहीं हुई। ठीक है, तो क्या दोबारा ट्रायल नहीं चला सकते? चला सकते हैं। अब दोबारा एविडेंस पाएंगे तो पाया गया कि यहाँ भी सज़ा होनी है। पहली बार ट्रायल चला, मुकदमा चला, कोई सज़ा नहीं हुई। ठीक है, तो दोबारा ट्रायल चला सकते हैं, यस चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पता लगा भी हाँ भी सज़ा होनी है 3 साल की, तो दी जा सकती है। तो क्योंकि पहली बार जब ट्रायल चला कोई सज़ा मिली नहीं थी, तो दोबारा ट्रायल रीओपन किया जा सकता है या नए सिरे से चलाया जा सकता है और सज़ा दी जा सकती है। बट पहले ट्रायल चला का सज़ा मिल गई उसको, ठीक है, पनिशमेंट मिल चुकी है। ठीक है, पनिशमेंट मिल चुकी है। तो अब मान लीजिए दोबारा ट्रायल ओपन हो गया, तो क्या दोबारा सज़ा दी जा सकती है सेम ऑफेंस के लिए? तो आंसर है नो। तो सेम ऑफेंस के लिए आप 2 बार किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं बेटा। एक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब जिस समय आप अपराध करते हो उस समय पे जो सज़ा है
उससे ज़्यादा सज़ा आप नहीं दे सकते किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है। और दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी, यानी एक ही अपराध के लिए आप किसी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। एक ही अपराध के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये पहले बोल पढ़ के सुना देता हूँ सारा, फिर आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोसिक्यूटेड, यानी उसके खिलाफ क्या है, क्या चला है, कानूनी मुकदमा चला, कानूनी मुकदमा चला, कार्रवाई हुई, ठीक है। प्रोसिक्यूशन भी हुआ और पुनिशमेंट भी हुई उसको, तो दोबारा आप उसको प्रोसिक्यूट एंड पुनिश नहीं कर सकते। और पहली बार खाली प्रोसिक्यूशन हुआ है फिर पुनिशमेंट नहीं हुई, तो क्या दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड, फोकस कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी हुआ, पुनिशमेंट भी हुआ, यानी कानूनी मुकदमा भी चला और सजा भी हुई, तो दोबारा आप मुकदमा चला के सजा नहीं दे सकते। बट खाली प्रोसिक्यूशन हुआ होता, मुकदमा चला होता, सजा ना हुई होती, तो दोबारा मुकदमा चला के सजा दे सकते हैं। आंसर है यस, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए आप एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। द प्रोटेक्शन अंडर दिस क्लोज इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल। तो कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन कहाँ पे है, कोर्ट ऑफ लॉ में या जुडिशियल ट्राइब्यूनल में। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पे, कहता है देखो कोर्ट ऑफ लॉ है या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे सज़ा भी होती है, जेल भी होती है। पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल मैटर्स होते हैं तो वहाँ पे ये जेल वाली सज़ा नहीं होती, वहाँ तो खाली फाइन वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कोई वहाँ पे डबल जेपडी हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना है आपने कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, एक अपराध के लिए, एक ऑफेंस के लिए 2 बार उसको प्रोसिक्यूट एंड पुनिश नहीं किया जा सकता। पर ये भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकमिनेशन। ये क्या होता है सर जी? सेल्फ इनकमिनेशन ये होता है कि आप किसी को उकसा नहीं सकते, ठीक है, आप किसी को उकसा नहीं सकते ये मानने के मनाने के लिए कि हाँ भाई तूने अपराध किया है। मान लो किसी को हमने पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस किसी को पकड़ के लेके आती है, मिस्टर ए को, पुलिस जो है मिस्टर ए को पकड़ के लेके आ गई, ठीक है, तो चोरी के अपराध में लेके आ गई। अब पुलिस थप्पड़ मार रही है उसको, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, बोल तूने चोरी किया, बोल तूने चोरी किया, नहीं। तो जो पुलिस है, ठीक है, वो इलीगली कर जाते हैं थर्ड डिग्री, ये अलाउड नहीं है। थप्पड़ थप्पड़ मारने, ठीक है, डंडे से मारना, उसे उगलवाना, ये अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब ही यही है बेटा कि आप किसी को इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते, उकसा नहीं सकते, ठीक है, उससे ये बुलवाने के लिए, उगलवाने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई तू ने भाई उस ये बोल दे कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत विटनेसेस होते हैं तो पुलिस के सामने तो एडमिट कर लेते हैं अपना जो ऑफेंस है, बट कोर्ट में जाके वो विटनेस क्या होते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं कि हाँ भी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो मारा गया, डराया गया, तो हमने ये बात को पुलिस की बात मान ली। तो वहाँ पुलिस को फिर अच्छी बेइज्जती होती है वहाँ पे थाने में, क्या नाम है, कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट उनको झड़प लगाते हैं जज फिर, ठीक है भाई, हाँ भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो ऐसा। तो नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप कहें कि अपने ही खिलाफ विटनेस बन जाए, यानी कि मैंने आपके खिलाफ गवाही दी, वो तो ठीक है, बट मेरे पे ये प्रेशर आ जाएगी मैं मानूं कि मैंने ही अपराध किया है, तो मतलब सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को उकसाते हैं कि ये मनवाते हैं कि अभी तूने अपराध किया ये मान, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं इट एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Therefore, where a person is accused of an offense, if compelled to be a witness, then such compulsion should not result in his giving evidence against himself। ये कहता है एविडेंस 2 तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, ऑरल होते हैं। ऑरल क्या है कि बोल बोल के बताना, ठीक है। रिटर्न क्या है भी, डॉक्यूमेंट्री क्या है, कोई रिटर्न एविडेंस, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो मुझे ही ये कहा जा रहा है कि हाँ भी अपने खिलाफ लिख के दे मुझे, या अपने खिलाफ रिटर्न एविडेंस दे, तो नहीं, ना ऑरल ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है,
आप किसी को इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, भी उकसा नहीं सकते कि उसे कि हाँ भी ये अपने आप के खिलाफ वो सबूत दे, अपने खिलाफ वो कार्रवाई, अपने खिलाफ वो गवाही दे, विटनेस बने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी जो क्रिमिनल केसेस में 3 प्रकार के क्या हैं कि प्रोटेक्शन दी गई हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को जिस समय जो ऑफेंस कमिट किया उस व्यक्ति ने, उस समय जो सजा का प्रावधान है, जो जो पनिशमेंट की प्रोविज़न है, उस पनिशमेंट से ज़्यादा कोई और एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट एंड पुलिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये अप्लाई कहाँ होता है, जो कोर्ट्स हैं प्लस जो जुडिशियल जो ट्राइब्यूनल्स है वहाँ अप्लाई होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल जो केसेस होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पे डबल जेपडी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लास्ट है बेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आप किसी को उकसा नहीं सकते, ठीक है, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे, अपने खिलाफ ही विटनेस बने, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए 1 सेकंड रुकिए, मैं चार्जिंग लगानी, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, किसी से उसकी ज़िंदगी का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार है, वो छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो क्या किसी को मारा जा सकता है, किसी की हत्या की जा सकती है, ठीक है, नहीं, ठीक है। किसी को कोई सज़ा देनी है फांसी की, यानी कि उसके जो लाइफ का जो राइट है छीनना है, तो केवल जो एक प्रोसीजर है जो एस्टेब्लिश है बाय लॉ, यानी कोर्ट में केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, फांसी की सज़ा होगी, ठीक है, केवल वही तरीका है जिसके जरिए किसी को सज़ा दी जा सकती है और जिसको मारा जा सकता है। और किसी तरीके से, किसी और तरीके से क्या है, जो राइट टू लाइफ है वो छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आर्टिकल 21 लेज डाउन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति से उसकी जो ज़िंदगी है या उसकी जो पर्सनल आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी है, वो छीनी नहीं जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी देखो, किसी को क्या घर में कन्फाइन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस यानी किसी को भी उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसको कन्फाइन नहीं कर सकते आप। मान लो क्या किया, पेरेंट्स ने एक बच्चे को, अपने बच्चे को घर में बंद कर दिया, पास से लॉक लगा दिया, अभी तो शरारती तो घर में बंद रखेंगे, ठीक है, 3 दिन बंद रखा, पेरेंट्स के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है। तो कोई भी जो पुलिस है, जैसे पुलिस है, मान लीजिए कई बार देखा होगा इलीगल अरेस्ट हो जाती है, तो इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट क्या होता है, हैबियस कॉर्पस की रिट होती है, हैबियस कॉर्पस की रिट। हैबियस कॉर्पस में होता है कि कन्फाइन क्यों किया हुआ है आपने, या आप किसी को बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, ठीक है, लीगल रीज़न के आप किसी को कन्फाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा, तो फिर है कि कहते हैं इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट हैज़ गिवन द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो कहते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, तो यहाँ पे कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी का मैक्सिमम जो वाइड इंटरप्रिटेशन है वो दी हुई है। तो क्या बोलते हैं कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स व्हेन इट्स एम्बेड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। अब क्या होता है कि जैसे आप देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे एरिया में बहुत कूड़ा होता है, कारपोरेशन वाले उठाते नहीं हैं, तो कारपोरेशन के खिलाफ रिट फाइल की जा सकती है कि हाँ भी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट, कि ये हमारा जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ठीक है, ये वायलेट कर रहे हैं। तो फटकार लगेगी, कार्रवाई होगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, गलियों में कूड़ा बिखरा हुआ है, ठीक है, और जो कारपोरेशन है वो उस कूड़ा को लिफ्ट नहीं कर रही, गार्बेज लिफ्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, तो वो हमसे छिन रहा है, ठीक है। हमारे एरिया में बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई आ जा नहीं सकता, इतनी गंदगी मची हुई है, तो ऐसा, ठीक है। तो कहते हैं कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स विद इट्स एम्बेड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ डिफाइंस नॉट ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस बट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि खाली ये नहीं है कि हम जिंदा हैं तो ठीक है बस, कि हमसे कुछ जीने का अधिकार ना छीने। राइट टू लाइफ में और होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आ जाता है, ठीक है। खाली सरकार है मान लीजिए, खाली ठीक है कि लोग जी रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, उसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे, ठीक है। दिस राइट इज़ एन इंक्लूसिव राइट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जैसे हम बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, हमारा राइट है, ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हो गया,
ये केस लॉज लिखे, ये इसमें इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, राइट टू शेल्टर है, ठीक है, लाइवलीहुड समेत रोजगार का साधन देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए इवन के मनरेगा, मनरेगा की एक स्कीम भी है सरकार की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और राइट टू शेल्टर इसके लिए क्या है कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना इसके लिए चलती है। राइट टू प्रिवेसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी क्या है, किसी किसी की फ़ोन टैपिंग होती है, तो गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है किसी की फ़ोन टैपिंग करने का। तो एक जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसी के तहत ही किसी का फ़ोन टैप हो सकता है, अदरवाइज क्या है किसी की फ़ोन टैपिंग नहीं हो सकती। इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टेलीफोन टैपिंग, जो मैं बात कर रहा था, टेलीफोन टैपिंग इज ए सीरियस इन्वेजन ऑफ एन इंडिविजुअल राइट। टेलीफोन टैपिंग होती है तो ये क्या है कि एक इंडिविजुअल का जो एक राइट है उसका वो अधिकार छीना जा रहा है, टू प्रिवेसी विच इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो याद रखना कि किस फोन टैपिंग क्या होता है, ये पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है, ये राइट टू लाइफ के जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, इसके लिए भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये भी एक प्रधानमंत्री योजना है, जैसे आयुष्मान योजना है बात, ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 5-5 लाख तक के उसमें बीमे दिए जाते हैं, ठीक है, फ्री दवाइयाँ हैं, ठीक है, जन औषधि केंद्र यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब ये भी बड़ा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या है, एक अपना नहर है, एक सदवा नहर जाती है, तो NCLT ने जो अपना NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने ऑर्डर दिया कि हाँ भी इसके जो नहर है इसके अंदर कोई कूड़ा ना फेंका जाए, गंदगी ना फेंकी जाए, ठीक है। ये और जिम्मा लगाया है पंजाब पंजाब सरकार का कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो करना, ठीक है, इसकी जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना, टाइमली बेसिस पे सफाई हो, कोई कूड़ा ना फेंके, सख्ती हो, ठीक है। उसके अलावा साइडों पे पेड़ पौधे लगाए जाएं, ठीक है, फेंसिंग की जाए, तो सारा क्या है कि NGT ने ऑर्डर दिया और सरकार को वो करना पड़ा, ठीक है। तो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आती है जिससे एक पर्टिकुलर एरिया की जो इकोलॉजी है, ठीक है, या उनका वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, तो इवन के जो वहाँ के रेजिडेंट है वो कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट में पहुँच जाते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो रहा है। तो आपको पता ही है कोर्ट कौन से जा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, इसमें है ये एक कानून भी आया बाकायदा इसमें, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे कहते हैं कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, यानी जो एलिमेंट्री जो क्वालिफिकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे को क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे को क्या है बेटा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिजनर राइट्स, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द प्रिजनर डाइड ड्यू टू बीटिंग बाय पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल ये एक राइट टू लाइफ था, ठीक है, बंदे का राइट टू लाइफ भी छिन गया, मार मार के बंदे ही मार दिया, फैमिली तो प्रॉपर कंपनसेशन लेगी, एलिजिबल है, ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब देखो सबसे बड़ी जो महंगी है ना हमारे देश में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सबसे महंगी हैं। पता है कि बंदा कहीं जा नहीं सकता, कोर्ट का कोई केस हो जाए, ठीक है, वकील आपको अपॉइंट करना पड़ जाए, तो सारी ज़िंदगी केस चलता ही रहेगा, ठीक है। या फिर जो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया, पुलिस कचहरी हो गई, थाने कचहरियाँ हो गई, ठीक है, या फिर क्या है ये अस्पताल हो गए, ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल क्या होता है कि जैसे केस चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, तो हर एक इंसान का अधिकार है कि ये नहीं कि ज़िंदगी बीत जाए, केस ही ना ख़त्म हो, पर एक्चुअली होता तो ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हैंड कफ समझते हैं आप, ठीक है, ठीक है, रुकना ये बंद हो गया, ठीक है। हैंड कफिंग आप समझते ही हैं, हैंड कफिंग होता है कि जैसे जो हथकड़ी पहनाई जाती है, तो हमारे पास राइट है कि हाँ भाई जब अरेस्ट करते हैं तो हैंड कफ जो होती है, ठीक है, कुछ एक केसेस में हो सकता है, या नॉर्मल केसेस में जो हैंड कफिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो हैंड कफिंग है बेटा वो नॉर्मल केसेस में अलाउड नहीं होती, कुछ सीरियस ऑफेंसेस वाले केसेस में ही क्या है हैंड कफिंग की जा सकती है, अदरवाइज हैंड कफिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, हैंड कफिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको समझ आया कि हाँ भी जो कुछ एक राइट्स हैं, ठीक है, कुछ एक राइट्स हैं, जो राइट टू लाइफ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है उसमें वो आते हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइफ है हमारा एक फंडामेंटल राइट, उसमें आते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो राइट है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, वो क्या है, एक राइट टू लाइफ का एक पार्ट हो गया, ठीक है।
उसके अलावा जो स्पीडी ट्रायल का हो गया, ठीक है, और जो राइट टू स्पीडी फ्री लीगल एड है, ठीक है, या जो प्रिजन में जो इंसान बैठा है, जेल में है, उसको मार 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 के ही मार दिया, ठीक है, उसके अलावा उसके खिलाफ फैमिली क्या है, ठीक है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। और हमारे पास राइट है कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं विदेशों में, हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, हमारा कोई काम है, ठीक है, लटकाया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है, ठीक है, भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रही सरकार वहाँ पे, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। राइट टू फूड, ये तो आया भी था, ठीक है, हमारे देश में लागू है ये। आपने देखा होगा जो फ्री में जो, ठीक है, चावल दिए जाते हैं, कनक दी जाती है, गेहूँ, ठीक है। राइट टू मैरिज, राइट टू रेपुटेशन, ठीक है। राइट टू रेपुटेशन के खिलाफ क्या होता है, डेफेमेशन के केसेस होते हैं, समझाया मैंने, ठीक है। तो राइट टू रेपुटेशन के खिलाफ होता है, डेफेमेशन के केसेस होते हैं। तो ये सब राइट किस में आ रहा है बेटा, राइट टू लाइफ में। तो राइट टू लाइफ में खाली ये नहीं कि फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे, हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी भी चाहिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थे राइट टू एजुकेशन, मैंने समझाया आपको, आर्टिकल 21A है, ये कहता है कि हाँ भी हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या कहते हैं, आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच ए मैनर एज द स्टेट में डिसाइड, ठीक है। तो ये स्टेट डिसाइड कर सकती है भी कैसे जो है, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी है, 6 to 14 ईयर्स, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन। दस दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, अब ये जो बड़े स्कूलों वाली, कॉलेजेस वाली, ये फ्री नहीं है, जस्ट एलिमेंट्री, ठीक है, मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, मतलब हो ना हो अलग है, पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, संविधान ये नहीं कहता, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इन ह्यूमन बींग फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग क्या होता है, जैसे कि भेड़ बकरियां बेची जाती हैं, जानवरों का खरीद फरोख्त होती है, वैसे इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। जैसे पुराने टाइम में क्या था, स्लेवरी सिस्टम होता था, ये मेरा गुलाम है, मैंने इसको बेच दिया, अब तुम्हारे पर गुलामी करेगा, तो वो काम खत्म, ठीक है। तो कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ट्रैफिक क्या होता है, भाई खरीद फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त, ठीक है, एंड फोर्स लेबर, कि धक्के से काम करवाना, वो सब खत्म, ठीक है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। फिर बाहर से कोई व्यक्ति आया है, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, यहाँ पे आके रहने लगा, तो आप ये नहीं कि उससे ये काम करवाएं, आप उससे फोर्स लेबर करवाएं, आप उसकी ट्रैफिकिंग करें, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, ठीक है। ये नहीं है कि ये राइट खाली केवल किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है, ठीक है। तो कोई भी खाली स्टेट नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति में की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, सेल परचेज नहीं कर सकता, या उसको फोर्स लेबर में नहीं लगा सकता। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, जैसे जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास पावर होती है कुछ पब्लिक सर्विसेज के लिए, केवल क्या होता है, इमरजेंसी होती है, ठीक है। फिर देश के साथ, देश का युद्ध चल रहा है एक दूसरी कंट्री के साथ, कंट्री आज कंट्रीज एट वॉर विद द अदर कंट्री, उस पर्टिकुलर केस में बेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको ये सर्विसेज देनी है, कि आपको ये मिलिट्री सर्विसेज देनी है, ठीक है, इस तरीके से। विच आर मिलिट्री सर्विस अभी तक तो हुआ नहीं, या सोशल सर्विस, कि आपको ये सामाजिक सेवा करनी है या मिलिट्री सर्विस देनी है, ऐसा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो कहते हैं कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे को आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, या ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट है जैसे, या जो हजार्डस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या जैसे माइन है, ठीक है, फैक्ट्रीज है, वह काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट करता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन, खदान यानी, और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क। कोई जिसमें कोई जोखिम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल घर का कोई काम है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम पहले ही बात कर चुके हैं। हर एक हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि हाँ भी वो कोई भी धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है,
ठीक है, किसी चीज़ की पूजा करना चाहे, किसी भगवान की पूजा करना चाहे वो कर सकता है। कोई पत्थर की पूजा करे, कोई मूर्ति की पूजा करे, ठीक है, कोई कोई इंसान की पूजा करता है, जिंदे इंसान की वो, ठीक है, पूजा करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई राम की करता है, कोई किसी की करता है, सब मर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक है, हमारी अंतरात्मा जिसको मानती है, मन है, हमारी मर्जी है। ठीक है, और ये कि हम दूसरों के धर्म के बारे में ना बोलें, और ये हम पहले भी स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, सेक्युलर। ठीक है, हमारे जो देश का जो प्रेम्बल है, संविधान का जो प्रेम्बल है, वो क्या है, कहता है कि हाँ भी हमारी जो कंट्री है वो क्या है, सेक्युलर कंट्री है। यानी इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिया जो है, हमारा जो देश है, वो हर एक कंट्री की क्या है, सॉरी, हर एक व्यक्ति की जो रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, बट इंडिया जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलर, हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, आर्टिकल 25 सेज दैट all persons are equally all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। ठीक है, कहते हैं कि हमारे सब इंसान जो हैं उनके पास राइट है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यहाँ लिख दिया है, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कंसाइंस क्या है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा जिस चीज़ को मानते हैं माने। ठीक है, हम जिस जिस मर्जी, ठीक है, धर्म को उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रोफेस करें या प्रोपेगेट करें। प्रोपेगेट क्या होता है, प्रचार करना। ठीक है, आर्टिकल 20 आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपना जो धर्म है वही बदल लेते हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोग अपने, ठीक है, देखे हैं अपने सर्कल में, जिन लोगों ने क्रिश्चियंस धर्म जो है वो अपना लिया। ठीक है, क्रिश्चियनिटी अपना ली उन लोगों ने, तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है, अब कोई ऐसा आप कर नहीं सकते धक्का कि आप भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आप किसी को माने, ठीक है, या ना माने, आपकी मर्जी। और आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई क्या करता है कि जैसे किसी की डेथ होती है, कोई दफनाता है, कोई जलाता है। ठीक है, सबकी मर्जी है, कोई क्या है, सबकी मर्जी है। ठीक है, तो कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपने ये भी देखा होगा, कई बार क्या होता है, शादियाँ होती हैं, शादी क्या होती है, मंडप होते हैं, फेरे होते हैं। ठीक है, सिखों में उसको लामा बोल देते हैं। ठीक है, कई जगह पे 3 से 7 फेरे होते हैं, कि 3 लामा होती हैं। ठीक है, कई होता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल, ऐसे होता है। तो इस ये क्या है, प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, आप रिलीजियस बिलीफ, किस धर्म को मानना है, क्या आप धर्म को मानते हैं, नहीं मानते, किसको मानते हैं, आपकी मर्जी है। ये धर्म किस प्रकार की आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, कोई जैसे आपने कहा हवन करता है। ठीक है, सिखों में जैसे आनंद कारज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सबका अपनी मर्जी है, सबकी क्या है, अपनी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैं एक जैसे एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ जो मैंने होता देखा है। ठीक है, ना ना मुझे प्रॉपर इसकी नॉलेज है कि हवन हवन इतना पता है कि जैसे कोई पाठ पूजा होती है तो नया घर में आए जैसे, ऐसा। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है, ये जो कोई भी रिलीजन धर्म को अपनाना हो गया, उसका प्रचार करना है, ये राइट कहते हैं हमारे देश के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनको भी है। तो नागरिक नहीं है जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब बिल्कुल सही बात है, आप कहते हैं कि देखो, ये राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का। ठीक है, जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उसको मैनेज करने का भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन विल हैव द फॉलोइंग राइट्स तो जैसे टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। जैसे मठ होती हैं, अब हरिद्वार जाएंगे, मठ है। ठीक है, हिंदू धर्म के कुछ लोग होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, तो मठों को संचालित करते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन विल हैव द फॉलोइंग राइट्स to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in the matters of religion। ठीक है, धर्म के मामले में अपने अफेयर्स को मैनेज करने की पावर है। ठीक है, राइट होगा टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये सब राइट्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के रिलीजन के लोग अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, उनके पास राइट है। ठीक है, और क्या है कि और जो रिलीजन के अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है वो राइट है, और वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाकफ बोर्ड, वाक सिखों अपना मुसलमानों में क्या होता है, ठीक है, आई थिंक वाकफ बोर्ड होता है मुस्लिम्स में। वाकफ बोर्ड में क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, बेची जाती है। ठीक है,
और टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। नेक्स्ट है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये ध्यान रखना, सरकार के पास कोई पावर नहीं है कि सरकार लोगों से टैक्स कलेक्ट करे इस काम के लिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बड़ा ऐसा नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट क्या करे कि लोगों से टैक्स ले रही है, ठीक है, और उस टैक्स के पैसे से किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट करे, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, कहते हैं आर्टिकल 27 लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को कोई टैक्स वगैरह पे करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जिसका मकसद क्या है, किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट करना या मेंटेन करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या है, स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी व्यक्ति से टैक्स लेके वो ये ऐसा ना करे किसी धर्म का प्रचार करना शुरू कर दे। ठीक है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्सेस नॉट ए फीस। अगर कुछ फीस कलेक्ट की जाती है, जैसे कोई मतलब गवर्नमेंट कोई मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई संस्था उसको मेंटेन करती है, तो वहाँ पे कुछ एंटर करने के लिए या कुछ भी ऐसा लगा लीजिए कुछ फीस लेती है। ठीक है, जिससे क्या है कि उसकी जो मेंटेनेंस की जा सके वो अलाउड है। नेक्स्ट है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो पहली बात तो किसी भी स्कूल में, किसी भी आपने देखा होगा स्कूल में किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। जैसे कोई स्कूल ये बोले, ठीक है, खास करके जो 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 स्कूल्स है फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स है, सरकार के द्वारा फंडेड जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि आपने भी भाई ये हनुमान चालीसा पढ़नी है, इस तरीके से ऐसा कुछ। ठीक है, आर्टिकल 28 प्रोवाइड दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। ठीक है, किसी प्रकार की का कोई स्कूल है जो सारा का सारा स्टेट फंड्स के द्वारा मैनेज हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार की आप क्या है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious institution in such institution। ठीक है, मान लो संस्था को स्कूल को बनाया किस काम के लिए गया है, ठीक है, केवल इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, केवल क्या है कि धर्म के प्रचार के लिए ही बनाया गया उसको। अब बेशक वो सरकार के द्वारा मैनेज हो रहा है या फंड हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो बनाया ही किस, जैसे मदरसा होते हैं, ठीक है, मदरसा जो होते हैं उसका तो काम ही यही है। ठीक है, किसी रिलीजियस प्रमोशन के लिए बनाए जाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, जो क्या है कि जिनकी संख्या जो होती है, ठीक है, बहुतात में नहीं होती, कम होती है। जैसे जैन है, ठीक है, शायद 1% से भी कम है मेरे ख्याल से, तो वो क्या है किस में आ जाते हैं, हमारे माइनॉरिटी में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 29 सेज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी सेक्शन के लोग जो हैं, किसी भी समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, देश में कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी हिस्से में रह रहे हैं देश के, और जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग उनका कल्चर सिस्टम है, तो उनके पास राइट है कि वो अपने उस कल्चर को, भाषा को, ठीक है, उसको कंजर्व कर सकें। तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन to into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the ground of any religion, race, caste, language or any of them। एक पॉइंट आ गया साथ में, ये कहता है कि कोई भी जो स्कूल वगैरह है, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है साथ में, जो क्या है कि मेनली फंडेड द्वारा, किसके द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा है। ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं कि किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप अगर इस धर्म के हो तो आपको दाखिला मिलेगा, उस धर्म के हो तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आर्टिकल 30 मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटीज़ के पास भी राइट होता है कि वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए, उसको एस्टैब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट। देखो सरकार अपोजिट है ये, ठीक है, एक तरफ से कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जो मेंटेन्ड है या फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे एडमिशन देते वक्त किसी को
कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या है, भेदभाव नहीं करना, ठीक है। और दूसरी तरफ कहते हैं बट जो स्पेशल माइनॉरिटीज़ हैं, तो जो मान लो कुछ धर्म के लोग हैं, कुछ थोड़े से समुदाय है मान लो, ठीक है, अगर वो अपना कोई अलग से खोलना चाहता है, अलग से अपनी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए, अपना जो, ठीक है, कह सकते हैं कास्ट को या रेस को बढ़ावा देने के लिए, वो अलग से अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, कि मैनेज जो अफेयर्स है वो मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, बेशक धर्म के नाम पे या, ठीक है, भाषा के नाम पे, विल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी के, ठीक है, अपनी मर्जी के क्या हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय minority referred to in clause 1, state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right granted under that clause। तो कहते हैं ध्यान बस ये रखना है कि जो इनके राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो, ठीक है। कोई भी लॉ बनाते समय कहते हैं मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, कहते हैं कि गवर्नमेंट, देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार ने कुछ हाईवेज निकालने होते हैं, कुछ कैसा करना होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, कुछ कंपलसरी एक्विजिशन करती है प्रॉपर्टी की। तो वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऐसी प्रॉपर्टी जब अक्वायर करनी है तो क्या है कि उनको जो प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो अमाउंट है जो फिक्स है, ठीक है, वो क्या है दी जाए। और उसके ये ध्यान रखना है इनका जो राइट है, अब वो उनका क्या है वायलेट ना हो, यानी आप केवल इतना ही पैसा देते हैं कि उनसे क्या है कि उन जो दोबारा जो अपना इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, अगर वो कोई अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करना चाहते हैं इस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ये ध्यान रखे कि कोई कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जब कर रही है तो अमाउंट देते समय इस बात का ध्यान रखे कि इनका जो राइट है ये वाला वो वायलेट ना हो, कि जगह भी ले ली, उनको पैसा भी कुछ ना दिया, ठीक है, तो वो ना हो। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on a religion or language। जब कहता है कि सरकारें जो होती हैं, जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो कुछ ग्रांट देती हैं, फंडिंग देती हैं, तो केवल इस आधार पे कि हाँ भी ये इस धर्म का या उस धर्म का द्वारा मैनेज है, तो उसके आधार पे क्या है भेदभाव ना करे। जैसे मदरसा, मैंने बताया मदरसा स्कूल्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक पर्टिकुलर रीजन द्वारा क्या है कि होते हैं, प्रमोट करने के लिए कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट है संविधान का सबसे लास्ट आर्टिकल, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, बाकी फिर नए नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ आ जाएगा, देश का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा, फिर लीगल टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। अब आर्टिकल 32 के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये क्या है कि जहाँ पे किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो एक रिट पटिशन लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मेंशन अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज ग्रांटेड, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 226 है, इसके तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 जो हम पढ़ रहे हैं के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो हमारा राइट है बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, ये क्या है कि गारंटी किया गया है बाय दिस पार्ट इज गारंटेड, यानी कि आर्टिकल 32 ने ये गारंटी दे रखी है लोगों को, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में के तहत अप्रोच कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्चरी विच एवर मे बी एप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो जहाँ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं इस प्रकार की रिट्स जारी की जा सकती हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, टू हैव द बॉडी, यानी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे किसी को इलीगली गलत ढंग से कन्फाइन किया जाता है, कैद किया जाता है, तो उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है। मैंडमस क्या होता है कि जहाँ पे कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई काम ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे ऑर्डर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, ठीक है।
तो मान लीजिए मुझे घर का अपना नक्शा पास करवाना है, तो मैं चला गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, अप्लाई कर रखा है, महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीने बीते, वो नक्शा अप्रूव नहीं करते। तो मैंने फिर रिट पिटिशन फाइल कर दी, तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई भी, हाँ भी ये काम आप कीजिए, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है। हैबियस कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी भी, यानी कि आप किसी को इलीगली कन्फाइन नहीं कर सकते, इलीगली कन्फाइन या कैद नहीं कर सकते, टू हैव द बॉडी, ठीक है। दूसरा था हमारा मैंडमस। मैंडमस क्या होता है? कमांड्स एक्टिविटी, यानी अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी काम नहीं कर रही, ठीक है, तो वहाँ पे उसको ऑर्डर किया जाता है भी यहाँ भी ये एक्टिविटी करो, ठीक है। थर्ड है, ये मैंडमस हो गया, कमांड्स एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड हो गया आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? जहाँ पे एक कोर्ट, एक लोअर कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम करता है, बियॉन्ड जाके काम करता है, तो वहाँ पे जो अपर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, उस पर रोक लगा देता है कि हाँ भाई ये जो है आप नहीं कर सकते, इसको रोक दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए, ठीक है। यानी कि लोअर कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके अगर किसी केस को सुनता है, तो अपर कोर्ट के पास हम चले जाते हैं कि ये वाला कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके ऐसा कर रहा है, ठीक है, अपनी पावर के बियॉन्ड जाके ऐसा कर रहा है, ठीक है, उस पर रोक लगा दी जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। तो ऐसे बोलते हैं कमांड्स इन एक्टिविटी, कमांड्स इन एक्टिविटी, ठीक है। एक था सर्शररी, इसका मतलब होता है क्वैश द ऑर्डर। अगर एक लोअर कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके डिसीजन दे देता है, तो अपर कोर्ट उस डिसीजन को क्वैश कर देता है, क्योंकि आपके पास ये पावर ही नहीं थी इस केस को सुनने की, ठीक है। तो बोलते हैं सर्शररी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को क्वैश किया जाता है। लास्ट था क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है? ये होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, नोट कर लो, याद रह जाएगा। व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी अगर कोई अथॉरिटी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है, ठीक है, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप किस पावर से, किस अथॉरिटी के साथ इस पोस्ट पे आए हैं, ठीक है। मान लो कोई बंदा, सरकार क्या करती है, किसी व्यक्ति को आउट ऑफ द वे, टाइम से पहले प्रमोट कर देती है, और उससे पिछले बंदे जो प्रमोशन के लिए खड़े थे, ठीक है, उनको प्रमोट नहीं करती। तो जिन लोगों को प्रमोट नहीं किया वो कोर्ट चले गए, फिर देखिए एलिजिबिलिटी हमारी थी प्रमोशन की, बट गवर्नमेंट ने क्या है, इस बंदे को प्रमोट कर दिया। तो कोर्ट पूछेगा कि किस अथॉरिटी के साथ इस बंदे को प्रमोट किया आपने, क्योंकि उनकी प्रमोशन तो उनकी बनती थी। इसको बोलते हैं क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी, यानी कोई भी किसी को इलीगली कन्फाइन नहीं कर सकता, कैद नहीं कर सकता, ठीक है। मैंडमस क्या है? कमांड्स एक्टिविटी, जहाँ पे एक पब्लिक अथॉरिटी कोई काम नहीं करती, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की जाती है मैंडमस की। मैंडमस मतलब कमांड्स एक्टिविटी, यानी कोर्ट बोलेगा ये काम करो। प्रोहिबिशन क्या होता है कि जहाँ पे एक लोअर कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके किसी केस को सुन रहा है, ठीक है, अभी डिसीजन नहीं दिया, सुन रहा है, तो अपर कोर्ट क्या है, रोक लगाता है कि हाँ भी इस केस को मत सुनो, ठीक है। टर्शरी क्या है? जहाँ पे एक लोअर कोर्ट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके डिसीजन दे चुका है, तो हम अपर कोर्ट में जाते हैं, तो अपर कोर्ट उसके डिसीजन को क्वैश कर देता है। यो वारंटो क्या बेटा? व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी अगर एक अथॉरिटी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कुछ करती है तो उसको खिलाफ ये है, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू पावर्स कन्फर्ड इन ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लोज 1 and 2, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ही है रिट पिटिशन की, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट लॉ बना के किसी और कोर्ट को, जैसे मैंने बताया हाई कोर्ट के पास भी पावर है, टू एक्सरसाइज विद इन इट्स लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लोज 2, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट लॉ बना के ये पावर किसी और कोर्ट को भी दे सकती है, ठीक है, ऑल और एनी ऑफ देम। द राइट ग्रांटेड बाय दिस आर्टिकल will not be suspended except as otherwise provided for this constitution, यानी कि फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जो लॉ बना रही है पार्लियामेंट उसके तहत जिस कोर्ट में जाना है जा सकते हैं। तो कहते हैं कि इस राइट को, इस आर्टिकल में दिए गए राइट को छीना नहीं जा सकता, ठीक है, इस राइट छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तब यानी कि मतलब ऐसे किसी राइट को छीनना है, ये रिट पिटिशन वाले राइट को छीनना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर प्रोवाइड करेगा तो ही राइट छीना जाएगा, नहीं तो नहीं छीना जा सकता, ठीक है बेटा। चलिए क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में बेटा हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो पहले 2 सेशन में हमने क्या सीखा? पहले 2 सेशन में हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि प्रेम्बल क्या होता है। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो बताता है कि संविधान का पर्पस क्या है। एक जनरल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है। फिर हमने जो बेसिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आज जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दिए गए हैं, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है कि करके चलिए, और ध्यान ये रखना है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इन राइट्स पे क्या है कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और हमने देखा भी कौन कौन से केसेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।